अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमारा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का जो है वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। और ये लेक्चर हमारा ई कैट का लेक्चर है। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं पास पेपर के। बेटा नहीं होंगे पास पेपर के एमसीक्यूज, डायरेक्ट सॉल्व कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जस्ट 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर बेसिक एक्सप्लेन हो जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर जितने पास पेपर के एमसीक्यूज करने 1000, 2000, 15000 वो करो, फायदा भी होगा, याद भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि यार हमने ये पढ़ रखा है, हमें इसके पीछे का बेसिक लॉजिक पता है। तो आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले इन चैप्टर्स को ज़रूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं देख रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी मैं लिखवाऊँ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, सिर्फ बोर्ड पे लिखवाऊंगा नहीं, बल्कि एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर डेफिनेशन बताऊंगा, ताकि आप बोलो अच्छा सर ये बात कर रहे थे आप, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ई कैट और एमडी कैट के ग्रुप चल रहे हैं, ख़ासतौर पे ई कैट के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें ज़रूर ऐड हो जाओ। पूरे साल के लिए फ़ीस है 4500 रुपये, ठीक है। नंबर आ रहा है, इसी पे कांटेक्ट करके फ़ीस पे करो, इसी पे जो है वो ऐड हो जाओ। तमाम चीज़ें ग्रुप के अंदर आपको जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ बुक्स, लेक्चर, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ टेस्ट, ऑनलाइन सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी। सबसे कम फीस है ये ई कैट के लिए और पूरे साल के लिए है। चलो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो यार बच्चों, फंक्शन एक ऐसा रूल है, देखो ये एक रूल है, ये रूल है ना, x+3 करोगे तो कोई आंसर आएगा जो कि fx या y के बराबर होगा। तो फंक्शन याद रखना, फंक्शन ऐसा रूल होता है जिसमें आप इनपुट देते हो और आउटपुट आपको मिलता है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? आओ फील लो और बात को समझो। देखो फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन समझो। फंक्शन एक रूल है। अब रूल कैसे बनता है? रूल ऐसे भी बन सकता है कि fx = x-3। तो रूल कैसे भी बन सकता है, रूल कोई सा भी बन सकता है। ये नहीं पूछो कि सर कौन सा रूल, रूल कोई सा भी हो सकता है। रूल ये भी हो सकता है कि fx = x²। रूल ये भी हो सकता है कि fx = x+3। रूल ये भी हो सकता है कि fx = x/2। तो रूल कुछ भी हो सकता है फंक्शन में। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है। अब इस रूल में होगा क्या कि आप x की वैल्यू को पुट करोगे। क्या करोगे बच्चों? x की वैल्यू को पुट करोगे, यानी इनपुट दोगे, और आपको क्या मिलेगा? fx यानी y मिलेगा। ये आपका आउटपुट होगा। सही है, समझ में आ गई? ये आपका आउटपुट होगा। क्या बात समझ में आई कि फंक्शन एक रूल है? दिमाग में रखो, बच्चे अक्सर मुझसे सवाल कर जाते हैं सर कौन सा रूल। देखो रूल कोई भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x-3 भी हो सकता है, x/2, x/5, x/2 + 1। रूल कुछ भी हो सकता है भाई। देखो रूल ये होता है ना कि आप लोगों ने बाइक रॉन्ग वे नहीं चलानी। रूल ये भी होता है ना कि आपने किसी से बात नहीं करनी फजूल। रूल ये होता है ना कि आपने किसी को तंग नहीं करना। बहुत सारे रूल्स है ना। तो रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, मगर बात ये रखना याद कि अगर इनपुट दोगे यानी रूल को ब्रेक करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, जैसा कि आपको वैसे पता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर इनपुट दोगे, इनपुट क्या है? x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे मेरे भाइयों बहनों। x की कोई वैल्यू जब मेरे भाई या मेरी कोई बहन सब्स्टिट्यूट करेगी तो उसको फिर fx मिलेगा, यानी उसको आउटपुट मिलेगा। यानी x की वैल्यू पुट करो, आपको आउटपुट मिलेगा fx। ठीक है, फंक्शन को लिखने का तरीका समझ लो। f यानी f रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन और स्मॉल f लिखा जाता है x। x क्या है कि आप x की क्या वैल्यू पुट कर रहे हो। x की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो भी आपको रूल में आउटपुट चाहिए। आओ जरा इस चीज़ को समझते हैं। हमें क्या रूल दिया हुआ है? हमें ये रूल दिया हुआ है कि x+3 है। बात क्लियर हो रही है? देखो यार एक बात बोलूँगा कि इंसान से ना गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी एज अ टीचर गलतियाँ कर जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ताकि मैं जो है वो अच्छे से अच्छा लेक्चर और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको डिलीवर करूँ। और अल्लाह का शुक्र है इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग भी बेहतरी लाओ अपने अंदर, ठीक है। अच्छा याद रखना, अगर मैं लिख दूँ y तो वो fx के बराबर ही होगा। यानी फंक्शन क्या था? फंक्शन जो भी है वो आउटपुट होगा। देखो यहाँ कुछ पुट करोगे x+3,
यानी x की वैल्यू कोई भी प्लस करोगे 3 के साथ तो ये कुछ आंसर आएगा ना, इसको आप y भी कह सकते हो और ये ही हमारा होगा आउटपुट। यही हमारा होगा क्या, आउटपुट। चलो अब x की वैल्यू 2 रखते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3। ये रूल है आपका। ये क्या है बच्चों, ये रूल है। यानी अगर x की वैल्यू के साथ +3 करोगे तो कोई y आउटपुट मिलेगा। आओ करके देखते हैं। देखो ये x मैं 2 पुट कर रहा हूं तो यहां भी x है तो 2 आ जाएगा और 2 + 3 आ गया तो y इज इक्वल टू f5 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 5 आ रहा है। तो देखा, एक रूल था मेरे पास x + 3, एक रूल था मेरे पास x + 3। मैंने x के अंदर कोई वैल्यू पुट करी, मुझे जो है वो आंसर मिला, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रूल और फिर उसके साथ मेरा हो गया फंक्शन। सही है, बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि आपके पास रूल है, इनपुट पुट करोगे आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा अब समझ लेते हैं बच्चों डोमेन रेंज को, कि व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज रेंज। देखो मेरे भाइयों, जितने भी पॉसिबल x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना रूल के अंदर, उसे हम डोमेन कहते हैं। देखो याद रखना, आप x की कुछ खास वैल्यूज को ही पुट कर सकते हो, हर वैल्यू नहीं पुट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो क्या पुट नहीं कर सकते, देखो आपके पास ये एक फंक्शन है, ये बेसिकली x है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, ये एक आपके पास फंक्शन है। फंक्शन वो वाला फंक्शन नहीं जो होता है, ये फंक्शन, ये वाला मैथ वाला फंक्शन। अच्छा चैप्टर का नाम देख लेना, बार मैंने बताया नहीं। अच्छा ये आपके पास है रूल, यानी ये है आपके पास एक फंक्शन। अच्छा अब इसके अंदर आप x की हर वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आप लिमिटेड वैल्यूज पुट कर सकते हो। बेशक 1 से लेकर जितना भी बड़ा नंबर है पुट कर दो, -1 से लेकर जितना भी बड़ा नंबर है पुट कर दो, आंसर मिलेगा आपको। मगर x की वैल्यू ज़रा 0 रख के पुट करो, आंसर नहीं मिलना। तो डोमेन क्या बताती है, डोमेन ये बताती है कि वो इनपुट वैल्यूज जो कि आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं डोमेन। पॉसिबल वैल्यूज, हर वैल्यू नहीं पुट की जा सकती। कुछ वैल्यू पे आके आप अटक जाओगे कि यार आपको समझ ही नहीं आएगा क्या जवाब आएगा, ठीक है। जैसे आप ये पुट नहीं कर सकते, ठीक है, आप ये पुट नहीं कर सकते, आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो नहीं पुट कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डोमेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, बच्चे बोलेंगे ये तो किताब में भी लिखी हुई, आप बता रहे हैं क्या फ़ायदा, ये तो मैं खुद पढ़ लूँगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो ये तो लिखा हुआ है किताब में पहले से। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, उर्दू में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि यार देखो आप फंक्शन के अंदर हर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जो वैल्यूज x की आप पॉसिबल पुट कर सकते हो, जो x की पॉसिबल वैल्यूज पुट कर सकते हो, उसी को डोमेन बोलते हैं। समझ रहे हो, पॉसिबल यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल है पुट करना। अगर ये पुट करोगे यानी x की वैल्यू पुट करोगे तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। x की ऐसी वैल्यूज पुट करोगे कि आउटपुट मिलेगा, वो पॉसिबल होनी चाहिए वैल्यूज। इम्पॉसिबल वैल्यूज पुट कर दी तो आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा हमारे को। बात समझ आ रही है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे C+ में या लैंग्वेजेस में, पाइथन वगैरह में, तो इस तरह से रूल वहां लग रहे होते हैं। तो डोमेन समझ में आ गया क्या है। डोमेन वो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो मैं इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं, जो मैं इस x की जगह पुट कर सकता हूं, जिसके बाद मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पुट की जा सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी बिरयानी के अंदर चीनी पुट करी है? नहीं ना, क्यों? आप हर बच्चा जानता है, खाने वाला जिसने कभी ज़िंदगी में चाय भी ना बनाई है उसे भी पता है कि अगर मैंने बिरयानी के अंदर चीनी पुट कर दी तो मीठी बन जाएगी, वो तो जर्दा हो जाएगा, और ना जर्दा रहेगा ना बिरयानी रहेगी। तो इसी तरह से फंक्शन भी तो है भाई, एक्स में हर वैल्यू नहीं पुट कर सकते, नहीं पुट कर सकते एक्स में हर वैल्यू। जो वैल्यू पुट कर सकते हो उसी को डोमेन कहते हैं, ख़त्म बात। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ आ गई है भाइयों बहनों को। द डोमेन इज़ द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज़, ठीक है, एक्स वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन वर्क, यानी फंक्शन वर्क करेगा यानी आउटपुट देगा, एरर नहीं शो होगा। अब जरा यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो 1/0, यानी f क्या आएगा
1/0 क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया इन्फिनिटी। क्या मुझे कुछ पता चल रहा है? इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है, यानी मुझे पता ही नहीं है कि लिमिट क्या है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है नंबर, मुझे पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 50, मैंने बोल दिया 51, आपने बोला 52, मैंने बोल दिया 53, तो क्या ये कभी हमारी काउंटिंग खत्म होगी? जिंदगी भर हमारी काउंटिंग खत्म नहीं हो सकती। आप और मैं मिलके पूरी जिंदगी भी काउंटिंग करें नहीं खत्म होगी। आप बोलोगे 50 करोड़, मैं बोलूँगा 60 करोड़, आप बोलोगे 80 करोड़, मैं बोलूँगा 90 करोड़। तो इन्फिनिटी इसी को तो कहते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाके ख़त्म होना है। तो ये अब आपका फंक्शन आंसर दे रहा है, आपको आउटपुट मिला? कुछ नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा नंबर क्या आना है, ख़त्म बात। अच्छा देखो ये मैंने लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट पुट x इक्वल टू 0 बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। यानी अगर मैंने 1/0 किया, यानी डिनोमिनेटर में 0 को डाला, चाहे ऊपर कुछ भी हो न्यूमिनेटर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 को डाला तो इन्फिनिटी शो कर देगा। चलो अब रेंज समझते हैं। यार रेंज आपके पास वो तमाम आउटपुट हैं जो कि हमारा फंक्शन हमें दे सकता है, पॉसिबल आउटपुट, समझ रहे हो? डोमेन क्या था? वो इनपुट जो हम अपने फंक्शन को दे सकते थे। मगर रेंज क्या है? वो आउटपुट पॉसिबल यानी आना मुमकिन है जो हमारा फंक्शन हमें दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फंक्शन ने आपको दे दिया 0, तो क्या 0 से कोई बात समझ आ रही है? नहीं समझ में आ रही ना। द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, सॉरी आउटपुट यहां पर 0 भी हमारे पास आउटपुट कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा अब पॉसिबल आउटपुट क्या? ये फंक्शन आपको कभी भी नेगेटिव में आउटपुट नहीं देगा, करके देख लो। ये फंक्शन आपको कभी भी नेगेटिव में आउटपुट नहीं देगा, करके देख लो, करके देख लो, इसे करके देख लो, करके देखो। तो रेंज क्या हुआ? वो पॉसिबल आउटपुट जो आपका फंक्शन दे सकता है। यानी हम सोच रहे हैं कि यार ये फंक्शन, मैं अभी देखकर ही बता सकता हूं, आप भी देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन हमें कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देगा, चाहे हम नेगेटिव नंबर ही क्यों पुट ना कर दें। आओ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -1 रखो जरा, -1 1, क्या नेगेटिव मिला आंसर? नहीं मिला। जितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर रख लो, जैसा भी नेगेटिव नंबर रख लो, ये नेगेटिव में आंसर देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पावर होती है इवन में, या जो स्क्वायर होता है, वो अंदर वाले माइनस को कैंसिल करके पॉजिटिव बना देता है। यहाँ वही काम हो रहा है। और ग्राफ के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि रेंज क्या होते हैं? वो पॉसिबल आउटपुट जो मुझे मिल सकते हैं अपने फंक्शन से। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ ना कि मेरे जो भी आंसर आएंगे वो हमेशा रियल नंबर आएंगे। मैं ये बात लिख सकता हूँ ना, मेरा जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि y जो है वो हमारा जो है वो ग्रेटर होगा किससे? 0 से, या बराबर भी हो सकता है 0 से, या 0 से ग्रेटर होगा। देखो 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो 0 तो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में मैं कुछ भी पुट कर दूं। नहीं समझ आ रही बात? वैसे तो मुझे उम्मीद है नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। देखो ये बात सही लिखी है या नहीं लिखी है? मैंने तमाम पॉसिबल आउटपुट बता दिए सिर्फ एक छोटी स्टेटमेंट से, कि यार मैंने ये बता दिया कि y की कुछ भी वैल्यू, आप x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, या तो वो 0 आ सकती है या तो 0 से बड़ी आएगी, 0 से छोटी नहीं आ सकती। करके देख लो। x इक्वल टू -1 पुट करो, स्क्वायर लो, -2 -3 -4, हमेशा ये पॉजिटिव में आंसर मिलेगा आपको। तो रेंज क्या है? वो पॉसिबल आउटपुट, ये रेंज हो गई आपकी, ये रेंज हो गई, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। रेंज क्या है? वो पॉसिबल आउटपुट जो आपका फंक्शन आपको दे सकता है, वो आपकी रेंज है। और यहां पर हमें रेंज आराम से पता चल रही है कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव तक है। पॉजिटिव में जितना बड़ा भी नंबर हो कोई मसला नहीं है, बस 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो नेगेटिव वाले नंबर खुद ही खत्म हो गए। देखो लिखा हुआ है द रेंज इज द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, तमाम पॉसिबल आउटपुट जो आ सकते हैं, जहां मैंने वो बता दिए। द फंक्शन कैन प्रोड्यूस, जो फंक्शन दे सकता है या फंक्शन ला सकता है। बात समझ आ गई? रख के चेक कर लो, -2 -3 -4 -5 जो बेहतर लगे करके देखो भाइयों बहनों, ठीक है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। चलो अब अपने फर्दर टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो भाई ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अच्छा इसमें हमने समझना है इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है।
और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। तो आपने वीडियो अच्छी तरह वॉच करनी है। देखो भाई, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है कि आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो, आंसर पॉजिटिव हो जाए, इसे कहते हैं इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाला 0, चलो 0 तो वैसे भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव में क्या फर्क करेगा। आपने डाला x इक्वल टू -π या आपने डाला x इक्वल टू π, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर मिलेगा। या फिर आपने x की वैल्यू डाली जैसे कि -2, तो आपको मिलेगा जस्ट सॉल्व होने के बाद 2। बात समझ आ रही है? तो इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि जो कि आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके ही देखे, इसी को इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी आप डालो तो नेगेटिव में वैल्यू, लेकिन आंसर आपको पॉजिटिव वाला ही मिलेगा। समझ आ रहा है? देखो यहां क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का वर्ड लिखो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर पॉजिटिव होगा, मैं कह रहा हूं आंसर पॉजिटिव वाला मिलेगा। चाहे आप -2 रखो या 2 रखो, आपको आंसर सेम मिलेगा। आओ मैं आपको एक इवन फंक्शन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू x का स्क्वायर। सही है? चाहे मैं यहां पर x की वैल्यू -2 रख दूं या 2 रख दूं, मुझे 4 ही मिलेगा। ये देखो, जरा देखो, करके देखते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो ताकि बात समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पुट किया 2, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4, है ना? ये याद रखना। अब मैंने पुट किया यहां पर -2, मुझे फिर भी आंसर मिल रहा है 4। तो इसका मतलब क्या है? ये इवन फंक्शन है। या तो मैं पॉजिटिव पुट करूं या मैं नेगेटिव पुट करूं, फंक्शन मुझे सेम ही आंसर देगा। इसी को कहते हैं इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आई बात? इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, चाहे नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, आंसर सेम निकल कर आ जाए, तो इसी को कहा जाता है इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अक्सर बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि नेगेटिव में पुट करो, पॉजिटिव आंसर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो आंसर नेगेटिव में आएगा, आंसर अभी नेगेटिव में भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चाहे नेगेटिव का x लो या पॉजिटिव का x लो, आंसर आपके पास सेम निकल कर आए, इसी को कहते हैं इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर समझो। या मैं -2 पुट करूं या मैं 2 पुट करूं, दोनों सिचुएशन में मेरे को आंसर सेम मिले, -2 पर भी और 2 पर भी, तो इसका मतलब है जो फंक्शन जिसमें मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 या -2 पुट कर रहा हूं, वो इवन फंक्शन है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आओ जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब ये कॉस और सेक, अच्छा ये कंडीशन फॉलो होगी, याद रखना। ये कंडीशन फॉलो होगी से क्या मुराद है? चाहे x की वैल्यू माइनस में हो या x की वैल्यू पॉजिटिव में हो, आंसर सेम आएगा। पता है बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठ जाते हैं कि यार आंसर जो है ना आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने पॉजिटिव का वर्ड ये इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, आंसर सेम निकल कर आएगा। इसी को कहते हैं इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आओ जरा मैं दिखाता हूं। अब आपको मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू पुट करो π, चाहे आप x की वैल्यू π पुट करो या x की वैल्यू -π पुट करो, आंसर सेम आएगा। आओ करके देखते हैं। ठीक है, आओ करके देखते हैं, आओ करके देखते हैं। और ये याद रखना, कॉस और सेक इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इवन से क्या मुराद है? इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे नेगेटिव की पुट करो या पॉजिटिव की पुट करो, वो आंसर आपको सेम देगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर सेम मिलेगा। जो आंसर नेगेटिव पुट करने पे आ रहा होगा वही आंसर पॉजिटिव पुट करने पर भी आ रहा होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को मत दिमाग में रखना कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि इस चीज को दिमाग रखना है कि नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, आंसर इक्वल टू सेम आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा था ताकि आपको समझा सकूं। आओ जरा देखते हैं, मैं क्या पुट कर रहा हूँ, कॉस -π। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? मेरे पास आंसर आ रहा है -1। और कैलकुलेटर भी आपके इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहचानते हैं। आप कैलकुलेटर में भी करके दिखाऊंगा अभी मैं। सही है, तो कॉस -π इक्वल टू -1। इसी तरह से कॉस π भी आपके पास होता है -1।
देखो ये कंडीशन पूरी हो गई, देखो ना ये कंडीशन पूरी हो गई ना, चाहे आप नेगेटिव में पाई पुट करो या चाहे आप पॉजिटिव में पाई पुट करो, आंसर आपको -1 मिलेगा। आओ ज़रा करके दिखाता हूँ, ये लो आ जाओ बच्चों करके देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर को आपने किस में रखना है, कैलकुलेटर को आपने रखना है डिग्री में। देखो डिग्री में मेरा कैलकुलेटर आया हुआ है, मैंने पुट किया कॉस और शिफ्ट दबाकर ये रहा मेरा पाई, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कॉस पाई -1। इसी तरह से माइनस पुट करके देख लो, देखो अभी भी -1 है। इसी तरह से सेक में भी करके देख लो, सेक यहाँ पर है नहीं, तो सेक भी सेम काम करेगा। सेक, क्योंकि देखो सेक तो खुद ही रेसिप्रोकल होता है ना कॉस का, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है या सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो इस वजह से सेम आएगा। तो याद रखना इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब होगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, आंसर सेम मिलेगा आपको। ये देख लो और ये देखो मैंने बताया हुआ है। अब ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट सोचते हैं। देखो ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है कि इवन पुट करोगे तो इवन दे देगा और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव में दे देगा। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या समझा रहा हूं कि अगर नेगेटिव पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर बाहर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएगा। चलो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये चारों आपके पास ऑड फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने साइन 90 पुट किया, यानी x की जगह पर मैंने, देखो मैं ये चीज़ें आपको भी समझाता हूँ, x की जगह मैंने 90 पुट किया या π/2 पुट किया तो मुझे पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अगर मैंने x की जगह -90 पुट किया या x की जगह -π/2 पुट किया तो मुझे नेगेटिव जवाब मिलेगा। समझ रहे हो? अगर मैंने पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव जवाब देंगे, नेगेटिव पुट किया तो नेगेटिव जवाब देंगे। इसका मतलब है ये आपके पास ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इवन में क्या था, चाहे नेगेटिव पुट करो पॉजिटिव पुट करो, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम निकल कर आता था। मगर ऑड में क्या है, नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सीन है। आओ जरा करके दिखाता हूँ। चलो रेडियन में करते हैं, ये चलो डिग्री में करते हैं। रेडियन में करो डिग्री में करो सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से रेडियन और डिग्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन 90 पॉजिटिव आंसर आ गया, ठीक है। साइन -90 देखो नेगेटिव आंसर आ गया। मेरी बात क्लियर हुई? इसी तरह 10 में करके चेक कर लो, और 10 में भी करा देता हूँ। देखो 10 90 पॉजिटिव था, 10 90 इन्फिनिटी होता, 45 पुट कर लो, 45 1 आ गया। अब नेगेटिव पुट करोगे नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पुट करो नेगेटिव आए, पॉजिटिव पुट करो पॉजिटिव आए। ये ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खासियत होती है, और ये चार आपके पास है, यहाँ लिख लो। देखो साइन 90 पुट किया मैंने तो 1 आया, साइन -90 पुट किया मैंने तो -1 आया। अभी ग्राफ बनाने में यही चीज़ काम आएगी आपके पास, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन समझ आ गए? बहुत डिटेल में ले गया, बहुत अच्छा समझा दिया। याद रखना ये दोनों इवन है, और याद रखना ये चारों ऑड है, सही है। फिर कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में। कैलकुलेटर से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लिया करोगे। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन ऑफ द टाइप। देखो आपको कहा जाए कि यार इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? यहाँ लिख लो इसको, -1 साइन थीटा। अक्सर ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है, बच्चे फंस जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि यार हमने आपको ये एक फंक्शन दे दिया, ये बेसिकली एक फंक्शन है, मैं फंक्शन लिख देता हूँ इसे, ठीक है। a + b, जब भी कहते हैं ना फंक्शन दे दिया तो जो भी चीज़ दी हुई हो उसको f(x) के बराबर ले लिया करो। वो कह रहे हैं हमने आपको ये फंक्शन दे दिया, अब मैक्सिमम वैल्यू बता दो फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू बता दो। कैसे बताओगे? देखो उन्होंने ये कंडीशन आपको बता दी। कंडीशन क्या है कि साइन 1 है, साइन थीटा या तो 1 होगा, 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा। साइन थीटा या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा। समझो ज़रा मेरी बात समझो। साइन थीटा को सॉल्व करोगे ना, या तो वो आ जाएगा 1 या तो 1 से छोटा आ जाएगा। साइन थीटा को सॉल्व करोगे ना, साइन थीटा में ऐसी वैल्यू रखोगे, या तो वो -1 आ जाएगा या -1 से बड़ा। इन दोनों के दरमियान में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? इन दोनों के दरमियान में नंबर आ सकते हैं 0.5, -0.5, -0.1, -0.1, ठीक है। इसके दरमियान बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। आपको पता है 1 और -1 के दरमियान में बहुत इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, जैसे 0.1111,
0.2222, 0.21, 1 से तो छोटे हैं ना, -1 से तो बड़े हैं ना, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे बतानी है? आपको ये पता है कि साइन थीटा या तो 1 हो सकता है, तो साइन थीटा 1 रख लेते हैं। देखो 1 से छोटा हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो 1 रख लेते हैं हम। ये क्योंकि तो कोई इक्वल भी तो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं क्या कर दूंगा, साइन थीटा 1 रख दूंगा, तो a प्लस बी यहां 1 आ गया, सही है। तो ये मैक्सिमम आ गया, ऐसे निकलेगा सिंपल से तरीके से। क्योंकि देखो ना, ये a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आप a और b कुछ भी रख लो, वो आपकी मर्जी है। अब मिनिमम रखते हैं। मिनिमम क्या है कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 है, तो मिनिमम। तो यहां मैं जब -1 रखूंगा तो वो a माइनस बी आ जाएगा। देख रहे हो? ठीक रहे हो? समझ गए? ये जो माइनस था ये इसके साथ आ गया। समझे बात मेरी? अब a और b कुछ भी रख लो, a माइनस b कुछ भी रख लो, आंसर आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे मिनिमम वैल्यू निकाली, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाली, इवन ऑड, सारे फंक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आप मुझे दुआओं में याद रखना, सही है? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ग्राफ कैसे बनता है? सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको कोरमा बनाना आता ही नहीं है तो बिरयानी कैसे बनाओगे? क्योंकि उस पहले तो कोरमा बनाना सीखना होता है ना। ग्राफ बनाना सीखो। देखो यार, हम जो ग्राफ बनाएंगे ना वो बहुत बेसिक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया आपका एक्सिस, ठीक है। अब हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है मगर नेगेटिव की साइड पर है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ग्राफ बनाना सीखते हैं। जहां पर दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, यहां से y का डिस्टेंस कितना है? 0। इस पॉइंट से y का डिस्टेंस कितना है? 0। इस पॉइंट से x का डिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है, ये 1 है, ये -1 है। ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 3 4, लेकिन मैं 1 और -1। अच्छा, अब x पे देखो, x पे हम बना रहे हैं रेडियन में वैल्यूज रख रहे हैं, रेडियन में कि कितना हमारा एंगल कवर हो रहा है। तो हमारा ये आ गया π/2। π/2 का मतलब डिग्री में लिखना चाहूँ तो चाहे तो आप रेडियन में पुट करो, रेडियन में पुट करोगे तो π/2, डिग्री में पुट करोगे तो 90। अच्छा, एक सर्कल होता है, सर्कल समझो, सर्कल ही के लिए बनाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो, यहाँ पर 0, इसका मतलब यहाँ पर हो अभी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, इसका मतलब है 90 पर आ गए, यानी π/2 पर आ गए। ऐसा ही है ना, सर्कल ऐसे ही पड़ा है ना। तो ऐसा ही तो यहाँ भी तो यही हो रहा है कि यहाँ पर आप सर्कल में कवर कर रहे हो डिस्टेंस को, यहाँ पर आप यूं डिस्टेंस को कवर करोगे, सही है? बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इस पॉइंट पे निकालना है आपने, इस पॉइंट पे यहाँ कहाँ पर हो तो ये थीटा निकालोगे, है ना। तो ये एक्स एक्सिस पे बेसिकली थीटा को ही पुट किया गया है, एक्स एक्सिस पे थीटा को ही पुट किया गया है, एक्स एक्सिस पे थीटा को पुट किया गया है, वाई एक्सिस पे आपने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है ये पुट किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आप फिर यहाँ से चल के 180 पर आ जाते हो, है ना। तो 180 पर आ गए यानी पाई पर आ गए, 180 पर आ गए यानी पाई पर आ गए। उसके बाद आप यहाँ से चल के कितने पर आ जाते हो? 270 पर आ जाते हो। देखो 90 का इजाफा होता जा रहा है, तो 270 पर आ गए। 270 को रेडियन में लिखोगे तो कैसे होगा? 3π/2। उसके बाद कंप्लीट साइकिल कर लेते हो अपना, इसका मतलब है अपना 360 हो गया है आपका। ये तो आपको बताया ना 360 यानी जहाँ से चले थे वहीं घूम कर आ जाना। तो ये 2π हो जाता है, यहाँ 2π हो गया यानी 360। यहीं से 0 शुरू हुआ था। देखो जहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है, देखो यहाँ पर आपके पास 0 था ना y की वैल्यू, मतलब यहाँ से 0 शुरू हुआ था ना, देखो ये 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे बनाई ये लाइन? अच्छा, अब इसको भी यहाँ भी बना लो, 90 180 270 360, और ये नेगेटिव में 90, नेगेटिव में 180, नेगेटिव में 270, नेगेटिव में 360। बनाना सीख लिया, इसकी मदद से समझ में आ गया, इसको याद रखना, ठीक है। अब आपकी कोई वेव आई, कोई वेव का वो एम्पलीट्यूड आया। अब हम साइन थीटा की मदद से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, आपके पास 4 वैल्यूज हैं जो कि आप रख सकते हो।
याद रखना आपके पास 4 वैल्यू हैं। कहाँ से आप थीटा रख सकते हो, थीटा रख सकते हो आप, या तो आप थीटा रख सकते हो 0 से लेकर, थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो 0 से लेकर 2 पाई तक। समझ रहे हो, लिमिट लगा दी मैंने कि आप थीटा की वैल्यू रख सकते हो 0 से लेकर 2 पाई तक, इसके अलावा आप थीटा की कोई वैल्यू नहीं ले सकते, याद रखना। आओ साइन में पुट करते हैं। 4 वैल्यू पुट करता हूं मैं। एक वैल्यू पुट करूंगा मैं आपके पास 0, एक बल्कि 5 हो जाएंगी क्योंकि 0 भी रख रहा हूं। एक वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक वैल्यू ये वाली पुट करूंगा π/2, एक वैल्यू मैं आपके पास पुट करूंगा पाई, एक वैल्यू मैं पुट करूंगा आपके पास 3/2 पाई, और एक वैल्यू मैं पुट करूंगा आपके पास 2 पाई। आओ देखते हैं क्या आंसर निकल कर आते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूँ ये बात समझो। मैं टिग्नोमेट्री की मदद से, मेरे पास टिग्नोमेट्री मौजूद है, मेरे पास साइन मौजूद है, मैं उस साइन की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना साइन 0 को, तो ये y के बराबर आएगा, क्योंकि देखो ना x की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, अब वो साइन किसके बराबर है, ये साइन बेसिकली y के बराबर है। ठीक है, y की वैल्यूज आती रहेंगी मेरे पास, तो मैं यहाँ पॉइंट्स लगाता रहूंगा। बात समझ आ गई। एक एक चीज का मैंने कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह कॉस के लिए भी कर सकते हो आप। अभी मैं साइन के लिए कर रहा हूं, कॉस के लिए आप करोगे मेरे लिए काम। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास आया है 0, यानी अभी मैं 0 डिग्री पर हूं। मैं कहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, बेसिकली मैं यहां पर हूं। तो आओ जरा कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो साइन 0, अपना भी कैलकुलेटर कर लो, 0 आंसर आ रहा है, यानी y की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या हुआ, मैं यहां से सर्कल में चलना शुरू हुआ। देखो सर्कल को मैंने ऐसे बना दिया है खोलकर ग्राफ में। अब मैं यहां से चलना शुरू हुआ, मैं यहां पर आ गया हूं, मैं यहां पर आ गया हूं। तो देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस मैं कवर कर गया हूं। देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस मेरा कवर हो गया है। ठीक है, तो मैंने रख दिया साइन 90, बल्कि डिग्री में है तो 90 रख लो, या चाहे तो π/2 रख लो। देखो 90 पे भी आंसर सेम आएगा, देखो ये बंद हो गया, 90 पे भी आंसर सेम आएगा और π/2 पे भी आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेटर को अगर 90 रख रहे हो, अगर 90 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब है डिग्री में कैलकुलेटर रखना, और अगर π/2 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब है रेडियन में रखना। तो मैंने क्या पुट किया, साइन π/2, अपने कैलकुलेटर में चेक करो आएगा 1, तो मेरे पास ये 1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब मैंने साइन पाई पुट किया, मेरे पास 0 आएगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने पुट किया 3/2 पाई, तो इसका मतलब है मेरे पास नेगेटिव में 1 आ जाएगा। चेक कर लो अपने पास, नेगेटिव में 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पार्ट पुट किया 2 पाई, मुझे 0 मिलेगा। कैलकुलेटर में रख के पुट करो। अच्छा ये रहा मेरा नेगेटिव, तो मुझे ना यहाँ पे पॉइंट बनाना होगा। अब इन सबको आपस में मिलाओ। देखो जब मैं 0 पे था मैं यहाँ पे था सर्कल में, जब मैं 90 पे गया तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब मैं 180 पे गया तो मैं वापस 0 पर आ गया। देखो यहाँ वापस वही लाइन पर आ गया ना जिस पे पहले था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। इस तरह से आपके पास साइन का ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट आना चाहिए ऐसे। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, हाँ ऐसे, ये लो। ठीक है, साइन का ग्राफ आपके पास इस तरह से बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट साइन में वैल्यूज को पुट किया। देखो सर्कल में एक बंदा चल रहा है, सर्कल में एक बंदा चल रहा है, वो चलकर 90 पर आया, 90 पे आया यानी मैक्सिमम पे गया। 0 पे था ना, कोई चीज़ 0 पे थी, 0 से वो इधर आई, इधर आई, इधर आई, एम्पलीट्यूड पे उसकी वाइब्रेशन चल रही है बेसिकली। ये वेव एंड ऑक्सीलेशन में हम बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और यहाँ बस उसका ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। सही है, तो इस तरह से आपके पास ग्राफ जो है वो सिंपल ड्रॉ हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल आपको परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी इस ग्राफ को बनाने में। चलो ये बात समझ में आ गई। अब प्रिडिक्ट करते हैं। अब भी आपने क्या करना है, अब भी आपने ग्राफ बनाना है, अब भी आपने ग्राफ बनाना है। मगर थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, थीटा की वैल्यू रख सकते हो, थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई। अगेन वही बात है, यानी थीटा की वैल्यू रख सकते हो 0, थीटा की वैल्यू रख सकते हो π/2, π/2 भी इसी के दरमियान आ रहा है ना। थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप
यहाँ रख लो, जगह नहीं है ना। थीटा की वैल्यू रख सकते हो 0, थीटा की वैल्यू रख सकते हो π/2, π/2 0 और 2 पाई के दरमियान ही आता है। थीटा की वैल्यू रख सकते हो पाई, थीटा की वैल्यू रख सकते हो 3π/3/2 और थीटा की वैल्यू रख सकते हो 2 पाई। अच्छा, अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई करा दो, इधर 2 मल्टीप्लाई करा दो, बल्कि नहीं 2 थीटा के साथ है ना, इसके साथ। अब जगह नहीं है ना मेरे पास, मसला ये बन रहा है। आओ ग्राफ बनाते हैं इसका, इधर बनाता हूँ। कॉस के लिए ग्राफ आपने बनाना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, y तो मेरे पास क्या है, साइन 2 और 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इस पर आंसर आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब मैं रखता हूँ y इक्वल टू पाई, एक मिनट रुको, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं रखता हूँ y इक्वल टू साइन 2 आ गया, और अब क्या रखना है, π/2, π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई आ गया, यानी साइन पाई कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। देखो ग्राफ बना रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, ग्राफ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, गैस कर रहा हूँ कि ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, अब मैंने रखा y इक्वल टू साइन, साइन मैंने रखा पाई, तो 2 पाई, 2 पाई मेरे पास 0 आता है, अगेन 0 आ जाएगा, 2 पाई भी मेरे पास 0 आता है, पाई भी मेरे पास 0 आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने रखा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू साइन 2 है और 3/2 पाई, तो ये अगेन y इक्वल टू 3 पाई, ये भी 0 होगा आपके पास, साइन 3 पाई ये भी 0 आ जाएगा आपके पास, रख के देख लो पता चल जाएगा। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये सब 0 आते हैं आपके पास। उसके बाद मैंने रख लिया y इक्वल टू साइन 2 और 2 पाई, तो मेरे पास y इक्वल टू साइन 4 पाई, यानी ये भी 0 होता है, सही है। तो मेरे पास 0 ज़ीरोस जो है वो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, मुझे जो है वो 0 मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ग्राफ वगैरह को। तो स्टूडेंट अब जो है अपने चैप्टर का दूसरा हिस्सा समझते हैं, जो कि है इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सॉल्विंग जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखते हैं और इन्वर्स सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखो भाई, इन्वर्स समझ लो सबसे पहले आता कैसे और होता क्या है। देखो आपके पास है y इक्वल टू साइन थीटा, थीटा को रिप्लेस कर लेते हैं x से, सही है। तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन x, सही, साइन x आ गया। अच्छा, अब x की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x की वैल्यू रख लेते हैं हम अपना 90 रख लेते हैं, आसानतर वैल्यू रखते हैं, डिग्री में रख लो, चाहो तो रेडियन में रख लो, y सेम निकल कर आएगा। तो मैंने रखा साइन 90, जो कि मुझे पता है 1 आएगा। इसी के साथ मैंने रख लिया साइन π/2, जो कि मुझे पता है मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। बस रेडियन और डिग्री दोनों में सिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास y मौजूद है और मेरे पास ये एंगल आ जाए, तो इसी को हम करने के लिए करेंगे इन्वर्स। समझ में आई? देखो आप हमेशा क्या करते आए हो, आप एंगल पुट करते हो और y की वैल्यू निकाल लेते हो। अब y की वैल्यू कहाँ मदद करती है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो अगर आपने वेव एंड ऑक्सीलेशन वाला चैप्टर समझा हो, इसको फिर से बना लेते हैं, π/2 और पाई और 3/2 पाई और 2 पाई, सही है। और इसी तरह ये नेगेटिव में, और ये 90 और ये 180 और ये आपके पास 270 और ये आपके पास 360, तो ये हो गया आपके पास π/2, ये हो गया आपके पास पाई, ये हो गया 3/2 पाई और ये हो गया आपके पास 2 पाई नेगेटिव में, और ये 360 नेगेटिव और ये 270 नेगेटिव और ये 180 नेगेटिव और ये 90। देखो आप हमेशा क्या करते आए, आप जो है वो एंगल की वैल्यू रखते हो या x की वैल्यू रखते हो और y निकाल लेते हो, मगर अब हमारा क्या गोल है, अब हम एंगल रखेंगे, सही है, और हम y की वैल्यू को निकालेंगे। इसी काम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन्वर्स का मेथड।
क्या यूज़ करेंगे? इनवर्स का मेथड। तो इनवर्स क्या मदद करता है? आपके पास जनरल फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही था ना। अब आपको x निकालना है, यानी x मीन आपने एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे? साइन को उधर ले जाओगे तो वो साइन हो जाएगा इनवर्स में। अब आपको क्या होगा? अब आपके पास ये y की वैल्यू मौजूद होगी, x की वैल्यूज आप निकालोगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इनवर्स में आप क्या कर रहे हो? इनवर्स में आप y की वैल्यू के मदद से एंगल निकाल रहे हो बेसिकली। ठीक है, हमेशा आप क्या करते आए हो? आप y की वैल्यू निकालते आए हो। अब आप y की वैल्यू से x की वैल्यू को निकालोगे और ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है? ये रही हमारी कंडीशन कि y या तो हमारा -1 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इसको रख के ज़रा सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 -1, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? -90, या अगर मैं इसे डिग्री में इसमें रेडियन में लिखूं तो क्या आएगा? π/2। देखो ये सब आप कैलकुलेशन जानते हो ना, कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो पाई और डिवाइड करा दो 180, तो आपके पास π/2 आ जाएगा। सही है। तो इसी तरह x इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 90, या फिर अगर रेडियन में लिखना चाहो तो π/2। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों कि क्या कर रहे हैं हम हमेशा पीछे काम क्या करते आए? हम पीछे हमेशा ये काम करते आए कि हम डिग्री की मदद से, यानी एंगल की मदद से y की वैल्यू निकालते आए। मगर ऐसा भी तो किया जा सकता है ना कि y की वैल्यू दे दें और कहीं ग्राफ बना लो, तो फिर उस सिचुएशन में हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी ये जो साइन यहाँ है उस तरफ जाके इन्वर्स का हो जाएगा। और कैलकुलेटर से इन्वर्स निकालना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 1, तो देखो π/2, अभी रेडियन में रखा मैंने इसलिए ऐसा आ रहा, -1। अब डिग्री में कर लेते हैं ज़रा ऐसे शिफ्ट, देखो -90 और 90। सही है, समझ आ गया? तो अब आओ ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो पॉजिटिव में आ रही है। जब मैंने यहाँ नेगेटिव रख दिया, जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास क्या आई? पॉजिटिव में आई, यानी यहाँ पर आई। और जब मैंने -1 रखा तो मेरे पास क्या आई? नेगेटिव में आई, यानी यहाँ पर आई। अच्छा, अब अगर मैं 0 रख दूँ तो क्या आएगा? क्योंकि 0 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि y की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान है, तो 0 भी ली जा सकती है। 0 1 और -1 के दरमियान आता है ना, तो ये x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर आ रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ आपके पास बनेगा, ऐसा ग्राफ आपके पास बनेगा। ठीक है, अब मजीद वैल्यूज पुट करते रहो, आप पूरा ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लोगे। अब ज़रा ध्यान दो, पीछे मैंने ग्राफ किसकी मदद से बनाया था? y की मदद। पीछे मैंने ग्राफ बनाया था एंगल की मदद से, एंगल रख रहा था, y की वैल्यूज आ रही थी। मगर यहाँ मैं ग्राफ किसकी मदद से बना रहा हूँ? x की मदद, y की मदद से। पीछे मैंने ग्राफ x की मदद से बनाया, एंगल की मदद से बनाया। यहाँ मैंने ग्राफ y की मदद से बनाया। तो यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि x की वैल्यू दे दूँ तो भी ग्राफ बना सको, y की वैल्यू दे दूँ तो भी ग्राफ बना सको। यानी एम्पलीट्यूड दे दूँ, ये जो y होता है ना, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड होता है। आप फिजिक्स में इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। ये y जो है आपका एम्पलीट्यूड होता है और x आपका एंगल होता है। दोनों की मदद से आप ग्राफ को ड्रॉ कर से सकते हो, मसले वाली बात नहीं है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। होती मैं आपको खुद बता देता। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। लेकिन एक ज़रा इस टॉपिक का मतलब ये है कि आपने बस जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सके करना है। तो देखो मैं ये कर सकता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो जब भी आपको ये चीज़ मिल जाया करे ना, इस चीज़ की तरफ सोचा करो कि ये बना लेता हूँ इसको। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 पे स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो इस टॉपिक में हमने कुछ नहीं करना, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना हो सके सॉल्व और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए आपके पास कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और अच्छा एक बात याद रखना, ये चीज़ लिखी हुई है कि साइन थीटा का इन्वर्स नॉट इक्वल होता है साइन इन्वर्स के, सही है, यहाँ एक्स ले लो, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर होल पे इन्वर्स लगा हुआ है ये अलग चीज़ है, और सिर्फ साइन पे इन्वर्स लगा हुआ है ये अलग चीज़ है। अक्सर बच्चे मैचअप कर देते हैं, ऐसे मिक्स कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर 2 कॉस थीटा, देखो, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखो कॉस थीटा और साइन थीटा को एक तरफ ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ गया, 2 और कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, 1 को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, 1 माइनस, ठीक है, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, देखो कुछ नहीं किया, 1 को इधर ले आया मैं और उसको उधर ले गया, तो 1 वहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का था वहाँ जाके प्लस, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड करा दो, कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0, ये लो, कितना सिंप्लीफाई हो गया, इस फॉर्म में था, अब देखो कितना सिंप्लीफाई होके लिख लिया। तो बस यही काम करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है इस टॉपिक के अंदर। तो जब मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा तो मल्टीपल मेरे पास इक्वेशंस आएंगी जिन्हें मैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा। देखो मैंने इन्वर्स भी समझा दिया, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके गया आपको, मैंने बेसिक क्लियर कराई है, क्योंकि जो अब डेप्थ वाले क्वेश्चन है ना वो हम इसी बेसिक की मदद से उठाकर पास पेपर के क्वेश्चनों से करेंगे, लेकिन जो बेसिक थी वो हमारी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मज़ीद और हार्ड टॉपिक आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बुक जैसे तैसे कंप्लीट हो गई। मैं मानता हूँ कि ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के तो नहीं हैं, ना वीडियो क्वालिटी के हिसाब से ना कंटेंट के हिसाब से, मगर ऐसे ज़रूर हैं कि अगर कोई बच्चा इनको फॉलो कर लेता है तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के बेसिक्स उसके क्लियर हो जाएंगे और वो किसी के सामने खड़े होकर बता सकेगा कि मैथ क्या है और फर्स्ट ईयर की मैथ क्या है, किस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक पाँव पे खड़े होकर इस मैथ की बुक को कंप्लीट करा फर्स्ट ईयर के लिए। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने जो ये लेक्चर्स देखे कि मुझे हिम्मत मिली। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि यार देखो ज़िंदगी में ना हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अब स्टूडेंट से ये गलतियाँ होती हैं कि वो नहीं पढ़ते पूरा साल, तो अब क्या करें, और आगे जो 3-4 महीने बचे हैं वो भी नहीं पढ़ें, ये कर लेते हैं। नहीं, जो कुछ टाइम मिल गया है, एहसास हो गया है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लो। और देखो ज़िंदगी नो डाउट हंसते खेलते, ठीक है, परेशानियों से भागते हुए, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए भी गुजारी जा सकती है। मैं चाहूँ तो ना पढ़ाऊँ, ना करूँ, आप लोगों को ना रिप्लाई करूँ, बस ग्रुप में ऐड होने के मैसेजेस लगा दूँ, ऐड कर लूँ बच्चों को, कुछ ना कुछ कमा के आपको कर लूँ, लेकिन मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जब भी कुछ फ़ायदा होगा जब आप ये लेक्चर्स देखोगे, आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, फिर फ़ीस पे करोगे। तो हमेशा यही कोशिश करिए कि आगे से आगे चीज़ों को सिखा सकें, बच्चों को बेहतर बना सकें। हो सकता है कि गलतियाँ हमसे बहुत हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपनी इन गलतियों पर काबू पाना है और आप लोगों के लिए बेहतर लेक्चर और बेहतर चीज़ों को डिलीवर करना है। आखिरी लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट ईयर मतलब कल से ही हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। कुछ टॉपिक मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, कुछ टॉपिक में शायद 19-20 हो गया हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर तरीके से आपको मैथ कराऊंगा। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। बेस्ट ऑफ लक है आपको आपके ई कैट के एग्ज़ाम के लिए।